दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी नई कहानी पसंद आएगी। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। भैया देखिए, मुझे थोड़ी सस्ती और अच्छी घर चाहिए। मैं ज़्यादा किराया नहीं दे पाऊँगी। मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुंबई जैसे शहर में आपको ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलना नामुमकिन है। थोड़ा अपना बजट बढ़ाइए। यह सारी बातें मैं अपने ब्रोकर से फ़ोन पर करी थी। मेरा नाम अन्नू है। भैया प्लीज़ थोड़ी कोशिश तो कीजिए, आपको पक्का कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है मैडम, लेकिन मैं आपको अभी ही बता देता हूँ, मैं अपना एक पैसा कम नहीं करूँगा। फिर हम कल मिलते हैं। मुंबई, जहाँ एक एक दिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल थी। नई जॉब, नई जगह, सब कुछ मेरे लिए नई और अनजान थी। इस नए सफ़र में मुझे अब अपनी नई पहचान बनानी थी। मैं यहाँ के एक अस्पताल में काउंसलर की जॉब पर थी। एक सप्ताह पहले ही यहाँ ज्वाइन किया था। रेंट पर रहने के लिए यहाँ के ब्रोकर से पहले डील करना पड़ता है। मुझे अगले दिन फिर से ब्रोकर का फ़ोन आया। मैडम, आपको सस्ती और अच्छी घर दोनों चाहिए थे ना? एक घर ऐसा मुझे मिला है, लेकिन थोड़ा आउटर है। उसके मकान मालिक से मिलकर आप चाहे तो बात कर लीजिए। आउटर मतलब कहाँ है? मुंबई से दूर? नहीं मैडम, है तो मुंबई में ही, मगर थोड़ा आउटसाइडर एरिया में है। वहाँ लोगों का आना जाना कम है, आसपास घर भी कम है। अगर आप देख लो तो फिर हम डील फाइनल कर लेंगे। मुझे किसी भी कीमत पर घर चाहिए थी। होटल में रहना मेरे लिए महंगा और मुश्किल हो रहा था। बिना सोचे समझे मैंने हाँ कर दिया। ठीक है भैया, मुझे घर के ऑनर से बात करा दीजिए। अभी चलते हैं मैडम। उनके ऑनर फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मैंने कहा ठीक है भैया। मैं रेडी होकर उनके ऑनर से मिलने चली गई। वह दोनों हस्बैंड और वाइफ थे। वाइफ की एज लगभग 29-30 होगी और हस्बैंड की एज लगभग 35-37 होगी। हाय, मैं मिसेज मेहरा हूँ। यह मेरे हस्बैंड मिस्टर मेहरा है। नमस्ते, मेरा नाम अनु है। श्रीमती मेहरा ने कहा, आपको सारी बातें पता होगी पहले से ही। आप जब चाहे घर देख सकती हैं। मैंने कहा इट्स ओके मैम, मैं आज ही शिफ्ट होना चाहूँगी। श्रीमती मेहरा ने कहा ओके, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए और जो भी फॉर्मेलिटी है आप पूरा कर दीजिए। फाइनली मुझे घर मिल गया, लेकिन मेरा हॉस्पिटल वहाँ से दूर हो गया था। घर बाहर से बहुत खूबसूरत था और बड़ा भी था। मैं घर के अंदर शिफ्ट हो गई। घर को अंदर से देखकर मैं और भी हैरान हो गई। घर अंदर से भी बहुत सुंदर था। मुझे अपना सामान ठीक करने में रात हो गई। आह, कितनी मैं थक गई हूँ। खाना ऑर्डर ही कर देती हूँ। खाना खाकर मैं सोने चली गई। तभी मुझे बहुत ही अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई खटखट की आवाज़ कर रहा है। मेरी नींद खुल गई। घड़ी देखा तो रात के 11 बज रहे थे। मैं थोड़ी डर गई। मुझे पसीने आने लगे। सोचा कमरे से बाहर निकलकर देखती हूँ। मैं एक मोटा डंडा हाथ में लेकर कमरे से बाहर निकली। आवाज़ मुझे घर के एक साइड स्टोर की तरफ से आ रही थी, लेकिन ऑनर ने मुझे उस एरिया में जाने से मना किया था, यह कहकर कि उधर उनके कुछ सामान है और उधर से मुझे कुछ लेना देना भी नहीं था। लेकिन लगातार आ रही आवाज़ मुझे परेशान कर रही थी। मैं धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाते हुए उस कमरे की तरफ गई। अंदर जाकर चारों तरफ देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत डर गई। आवाज़ मेरे ही गले में अटक गई। मेरे हाथ में यह डंडा जैसे ही उस पर अटैक करना चाहा, उसने मेरा डंडा पकड़ लिया। मैं उसे देखते रह गई और जोर से चिल्लाने लगी। वहाँ मेरे सामने एक लड़का खड़ा था जो दिखने में काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट था। उसने कहा चुप हो जाओ, तुम्हारी आवाज़ बाहर नहीं जाने वाली है। मैंने कहा कौन हो तुम? देखो, मेरे साथ कुछ भी गलत करने का मत सोचना, वरना मैं कराटे में चैंपियन हूँ। और तुम अंदर कैसे आ गए हो? उसने कहा तुम यहाँ कैसे आ गई हो? मैं तो यहाँ कई सालों से रह रहा हूँ। फिर मैंने पूछा क्या? लेकिन मुझे ऑनर तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में। देखो, मैं एक चोर हूँ। घर खाली था, इसलिए मैं दिन भर चोरी करता हूँ और रात को यहीं आकर सो जाता हूँ और अपना चोरी का सामान भी यहीं छुपा कर रखता हूँ। यह एरिया आउटर में है और यह घर बहुत सालों से खाली पड़ी हुई थी। यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, इसलिए मेरे लिए सेफ है। क्या? देखो, मुझे तुम्हारे बारे में ऑनर को बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम अब यहाँ से चले जाओ। उसने मेरी आंखों में अपनी आंखें डालकर बोला मैं तो कहीं नहीं जाने वाला हूँ यहाँ से, और तुमने कुछ भी इस घर के ऑनर को बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस मुंबई की हर गली को मैं जानता हूँ, कहीं से भी तुम्हें ढूंढ लूँगा।
मेरी बात मानो, तुम अपने एरिया में रहो और मैं अपने एरिया में। वादा करता हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। उसकी आंखें और बातों से मुझे उस पर भरोसा हो गया। लेकिन अजीब बात है कि सारी दुनिया के चोर रात में चोरी करते हैं और यह दिन में ही चोरी करता है। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। मैं हर रोज़ की तरह अपने काम पर और वो अपने काम पर। आसपास घर बहुत कम था और जो भी लोग थे मुझे ऐसी नज़रों से देखते जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। घर से अकेले, जिंदगी में अकेली, अब तो यहाँ भी अकेली थी। एक रात मैं छत पर अतीत के पुराने पन्नों को याद करी थी। वो मेरे पास आकर बोला, हेलो। मैं उसकी तरफ बिना देखे ही पूछी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, तुमसे मिलने आ गया। सोचा तुम यहाँ अकेली होगी। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से तुम जा सकते हो। मैंने उससे बहुत ही रुडली यह बात बोली। तभी अचानक मैं उसके सामने की तरफ मुड़कर देखना चाहा, तभी मेरे पैर फिसल गए तो उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। यदि मैं वहाँ से गिरती तो सीधे भगवान के पास ही चली जाती। मैं उसकी तरफ देखी। वो खींचकर मुझे ऊपर किया और पूछा, अब तुम ठीक हो ना? अब मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा, रुको, तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ से गिरने ही वाली हूँ? उसने कहा, जहाँ तुम खड़ी हो वहाँ तुमने गौर नहीं किया? यह जगह फिसलन से भरी हुई है। और मत भूलो, तुमसे पहले से मैं यहाँ रह रहा हूँ। मुझे इस घर का हर कोना पता है। उसका जवाब सुनकर मैंने खुद को शांत किया और बोली, सॉरी एंड थैंक यू। तुमसे बड़ी रूडली बिहेव किया मैंने, फिर भी तुमने आज मुझे गिरने से बचा लिया। तुम यहाँ रुक सकते हो। उसके बाद वो मेरा सेवियर ही बन गया। हम दोस्त बन गए। अब हर जगह मेरा सेवियर बनकर मेरा साथ रहता। मैं काम से लौटूं तो मेरे लिए डिनर तैयार करके रखता और हम साथ में डिनर करते। मेरा अकेलापन अब उसका गुलाम बन गया। यह बात मुझे और मेरे दिल को पता ही नहीं चला। मैं उसे हमेशा देखकर सोचती कि क्या मजबूरी रही होगी कि चोरी जैसा काम करना पड़ता है इसे, लेकिन मैं उससे पूछ नहीं पाती थी। उसने मुझे टोका, क्या सोच रही हो? जो भी तुम्हारे मन में है तुम मुझसे पूछ सकती हो। मैं उसकी तरफ देखकर बोली, तुम दिखने में अच्छे हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, फिर चोरी क्यों करना पड़ता है तुम्हें? कोई काम धंधा भी तो कर सकते हो। वो मेरी तरफ देखकर बोला, चोरी करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं चोरी करता हूँ। ओह रियली? चोरी करना किसको अच्छा लगता है? तुमने गजब का जवाब दिया है मुझे। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। उसने कहा, मैं चोरी नहीं करता हूँ। उस दिन तुम मुझसे अचानक मिली और मुझे उस दिन कोई बहाना नहीं सूझा, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोल दिया कि मैं चोर हूँ। तो फिर तुम करते क्या हो? कुछ नहीं, इसी तरह आवारा की तरह घूमता हूँ। और यह घर बहुत सालों से खाली थी तो यहाँ आकर सो जाता हूँ। फिर भी तुम्हारे परिवार, कौन, क्या? उसने कहा, देखो, तुम्हें यदि मुझ पर भरोसा है तो प्लीज़ मुझसे कोई क्वेश्चन मत करो। सही समय आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तब तक के लिए प्लीज़ कोई क्वेश्चन नहीं मुझसे। मैंने भी हाँ कर दिया। मैं उसके साथ बहुत ही सेफ फील करती थी। मैं अब तक उसका नाम तक नहीं पूछा था क्योंकि मैं उसे अपना सेवियर ही कहकर बुलाती थी। मैंने सोचा कि शायद वो खुद ही सारा सच मुझे एक दिन बताएगा। हम दिन प्रतिदिन रोज़ एक दूसरे के करीब आ रहे थे। उसे देखकर मेरे चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती थी। उसका कभी मुझे छेड़ना, मेरा कभी उस पर झूठा गुस्सा करना, सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगा। कोई था जो मेरा इंतज़ार करता था काम से लौटने का। एक शाम में देर से घर पहुंची और मैं डरी और घबराई हुई थी। इतनी देर क्यों हो गई और तुम इतनी डरी और घबराई हुई क्यों हो? उसने मुझसे पूछा। आज इतना देर क्यों लगा नू? वो मेरे से पूछे जा रहा था। वो पानी का ग्लास लेकर मुझे दिया। मुझे ठंडी में भी पसीने आ रहे थे। वो मेरे पास बैठकर मुझे रिलैक्स करा रहा था और पूछा, किससे भाग रही थी तुम? यह सुनते ही मैं हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोली, यह क्या बोल रहे हो? मैं क्यों भागूंगी और किससे भागूंगी? वो मेरा जवाब सुनकर मुझे एक टक से देखे जा रहा था, जैसे कि मैं उससे कुछ छुपा रही हूँ। मुझे समझ में आ गया कि अब उसे सच बताने का समय आ गया है। लेकिन इससे पहले मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी से छुप कर भाग रही थी? इसलिए क्योंकि तुम्हारे देर से आने और मेरे कॉल ना उठाने की वजह से मैं तुम्हें बाहर देखने चला गया था। देखा कि तुम किसी से छुपकर भाग रही हो। मैं तुम्हें वहीं रोकना चाहता था, लेकिन उससे पहले तुम घर पहुंच गई। कौन थे वे लोग? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली और कहा, वो मेरा सौतेले बाप के पालतू कुत्ते थे जो मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं यहाँ उन्हीं लोगों की वजह से छुप कर रह रही हूँ। जब मैं 15 साल की थी तो मेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया
और मैं अपने पापा के साथ रहने लगी। मम्मी मुझसे मिलने कभी कभार आया करती थी। एक दिन उन्होंने बताया कि वो दूसरी शादी करने जा रही है। यह सुनकर मुझे बहुत दुख पहुंचा, लेकिन मैंने सोचा उनकी ज़िंदगी तो फैसले भी उनकी ही होनी चाहिए। कुछ साल बाद मेरे पापा की एक बीमारी से निधन हो गई और मम्मी मुझे अपने साथ लेकर अपने घर चली गई। धीरे धीरे उस घर में मुझे एहसास हुआ कि मेरा सौतेला बाप मुझ पर गंदी नज़र रखता है। उसने कई बार मुझे हरास करने की कोशिश की, लेकिन उसकी दाल नहीं गली तो उसने किसी अपने फ्रेंड के लड़के के साथ मेरी शादी तय कर दिया ताकि वो मेरा फ़ायदा उठा सके। और उसने मेरी मम्मी को भी कन्विंस कर लिया इस शादी के लिए। मैंने मम्मी को बहुत समझाया कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने पति पर बहुत भरोसा करती थी। जब देखा कि यहाँ पर मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता, तो एक रात में सब कुछ छोड़कर वहाँ से भाग निकली। फिर यहाँ आकर जॉब ढूंढा और घर, और उनसे सारे रिश्ते तोड़कर उनसे छुपकर यहाँ रहने लगी। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे ढूंढ लेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत पैसे वाला है वो आदमी, कहीं वो मेरे पास पहुँच ना जाए। उसने कहा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, और जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। चलो अब जल्दी से सो जाओ। मैंने कहा, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। वैसे भी कल संडे है तो मैं थोड़ी देर बाद ही सो जाऊंगी। संडे है तो क्या हुआ, तुम्हें टाइम पर सोना चाहिए। वह मुझे सुलाने के लिए मेरे कमरे में ले गया और मेरे सिर को सहलाने लगा जब तक कि मुझे नींद नहीं आ गई। मैं सो गई। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो खुली ही रह गई। माथे से पसीने गिरने लगे। मैं डर कर घबरा कर अपने सामने जिसे देखा वह देखकर मुझे बेचैनी होने लगी, क्योंकि मेरे सामने मेरा सौतेला बाप बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कान थी और उसने कहा, उठ गई बेबी, तुम्हें इस तरह से देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। तुम्हें क्या लगा बेबी कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? तुम मुझसे छुपकर यहाँ मुंबई में इस घर में रह रही हो। कोई बात नहीं, समय लगा, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। चलो अब मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम चले जाओ वरना मैं जोर जोर से चिल्लाने लगूंगी। तो चिल्लाओ ना, कौन तुम्हारी बात सुनेगा? यहाँ तो आसपास लोग भी बहुत कम हैं, और जो है वो तुम्हारे सुनने वाले नहीं हैं। अपनी मर्जी से चलोगी तो मुझे तकलीफ कम होगा, वरना तुम्हें तो मेरे साथ किसी तरह भी जाना ही होगा। मैंने अपने चारों तरफ देखा, वह मेरा सेवियर नहीं था। मैंने सोचा, कहाँ चला गया वो? देखो प्लीज़ चले जाओ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। बेटी जैसी हो, बेटी नहीं हो, और मेरा दिमाग मत खराब करो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ज़बरदस्ती लेकर अपने गाड़ी में बैठाना चाहा। तभी कोई तेज हवा उसके गाल पर एक मुक्का दे डाला। वह दूर जाकर गिर पड़ा और उसके आदमियों की इतनी पिटाई हुई कि सभी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। अपने चारों तरफ देखा, वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन जो था वह अविश्वसनीय था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। यह देखकर मैं और भी डर गई। मुझे डर लगने लगा कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। और वो मेरे सौतेले बाप को घसीटते हुए घर के अंदर लेकर आया, और सौतेले बाप पर इतने अटैक हुए कि समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। यह सब देखकर मुझे और भी डर लगने लगा। वो चिल्लाकर बोला, कौन है? मेरे सामने आ, देख तेरी क्या हुलिया बनाता हूँ। यह सुनते ही उसको और मारने लगा। मारते मारते वहीं गार्डन में एक गड्ढा खोदा और उसमें मेरे सौतेले बाप को जिंदा दफना दिया। यह देख मेरी तो होश ही उड़ गए। मैं जल्दी से वहाँ से भाग जाना चाहती थी। जैसे मैं भागने की सोची, तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, कहाँ जा रही अनु? मैं मुड़ कर देखी तो वहाँ मेरा सेवियर खड़ा था। पता नहीं क्यों उसे देखकर आज मुझे डर लगने लगा। मैं डरते डरते पूछी, कहाँ थे तुम और यहाँ क्या हुआ, तुम्हें पता है? उसने कहा, हाँ मुझे सब पता है। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब तुमने ही किया है? तुम्हें मेरे सौतेले बाप को मारना नहीं चाहिए था, क्यों मारा? और क्या तुम जिंदा नहीं हो? बोलो। हाँ, मैं जिंदा नहीं हूँ। मैं एक आत्मा हूँ जो यहाँ रहता हूँ। और आज तुम मुझसे डर रही हो? क्यों डर रही हो? मैं तुम्हारा सेवियर हूँ और हमेशा रहूँगा। अब तुम्हें मेरा सच जानने का समय आ गया अनु। यह मेरा घर है। यह घर मेरी माँ का आखिरी निशानी है। जब मैं जिंदा था तो मैं बिल्कुल ही चप्पू की तरह दिखता था। तुमने अभी तक मेरा नाम नहीं पूछा था ना? मेरा नाम रोशन है। मुझसे कोई लड़की प्यार तो छोड़ो, दोस्ती भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं बिल्कुल दिखने में साधारण सा था। मेरी माँ मुझे हमेशा चप्पू ही बना कर रखा। मेरे नाना बहुत बड़े व्यापारी थे। मरने से पहले मेरी माँ उनकी इकलौती बेटी थी,
इसलिए सारी प्रॉपर्टी मेरी माँ के नाम पर कर रखा था। तभी मेरी ज़िंदगी में प्रिया आई। प्रिया जो मुझसे प्यार करती थी और मैं प्रिया को पसंद करता था। प्रिया ने जब मुझे प्रपोज किया तो मैं हवा में उड़ने लगा, यह सोचकर कि प्रिया जैसी सुंदर लड़की मुझे पसंद किया है, अपने लायक समझा है। मैं इतना खुश था कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता हूँ। मेरी और प्रिया की शादी हो गई। प्रिया को मैं पहली बार इसी घर में लेकर आया था। माँ के गुजरने के बाद ये घर बिल्कुल ही सूना हो गया था, लेकिन प्रिया ने फिर से इस घर को घर बना दिया। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन मैं अपनी लुक से परेशान हो गया था। सोचता था कि प्रिया भले मुझे बहुत प्यार करती है, मगर मेरा भी कर्तव्य बनता है कि प्रिया को किसी के सामने मेरी वजह से कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। लोग उसे यह ताना नहीं दे कि इतनी खूबसूरत लड़की ऐसे लड़के से शादी कैसे कर ली, क्या मजबूरी होगी उसे। इसलिए मैंने अपना मेक ओवर करना चाहा और मैंने वही किया। मैं अब बिल्कुल ही बदल चुका था। मैं प्रिया को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उस दिन घर जल्दी चला गया। लेकिन जो मैंने देखा वो देखकर मेरा दिल टूट गया। प्रिया जो मेरी पत्नी थी, जिससे मैं इतना प्यार करता था कि उसके लिए मैंने खुद को बदल डाला, वो मेरे ही दोस्त की बाहों में बिस्तर में लेटी हुई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी और मेरे दोस्त मेरे पीठ पीछे यह कब से और क्यों कर रहे हैं। मैं गुस्से से जल उठा था। मैं सीधे प्रिया के पास पहुंच गया। प्रिया मुझे देखकर शॉक हो गई और मेरा दोस्त भी। प्रिया बेशर्मों की तरह बोली, चलो तुम्हें आखिरकार सच पता चल ही गया है, लेकिन तुम आज दिखने में बहुत स्मार्ट लग रहे हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा मेक ओवर होने के बाद तुम इतने दिखने में स्मार्ट बन जाओगे। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया प्रिया, और यह सब कब से चल रहा है? उसने कहा, तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए, तुम्हारे इस घर के लिए मुझे तुमसे प्यार का नाटक करना पड़ा। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ रोशन, मैं तो तुम्हारे दोस्त से प्यार करती हूँ। तुम इकलौते थे और अनाथ थे। हम दोनों ने प्लान बनाया कि तुमसे शादी करके सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करके फिर मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। लेकिन बैड लक मेरा, तुम उससे पहले ही मुझे पकड़ लिए और अब तुम्हारा पकड़ना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। तभी पीछे से मेरे सर पर मेरे दोस्त ने भारी डंडे से वार कर दिया। दोनों मिलकर मुझे यहीं मार दिए और इसी घर में दफना दिए। मगर मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई, क्योंकि मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी को किसी को दे ही नहीं सकता था। इसलिए जो भी इस घर में आया वह या तो भाग गया या मैंने उसे मार दिया। मैं इस घर में किसी को नहीं रहने दे सकता हूँ। जब तुम्हें देखा तो मैं तुम्हें भी यहाँ से भगाना चाहता था, लेकिन तुम पहली व्यक्ति थी जो मुझे देख पा रही थी। पता नहीं क्यों तुम्हारे से मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं पाया और ना ही तुम्हें भगा पाया। और यही मेरा सच है। तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो, लेकिन यह भी सच है कि जिंदा ना होते हुए भी तुम्हारे साथ जो मैंने पल गुजारे हैं वो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत पल था। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मुझे यह अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ रोक कर रखूँ। तुम जा सकती हो। मैंने कहा, कितनी आसानी से कह दिया ना तुमने रोशन कि मैं चली जाऊँ। तुम मेरा सच जानने के बाद भी मेरा हाथ नहीं छोड़े, तो मैं तुम्हारा सच जानने के बाद तुम्हारा हाथ क्यों छोड़ दूँ? और लोग तो कहते हैं ना कि इंसान से नहीं उसकी आत्मा उसकी मन से प्यार करो, और देखो ना मैंने तो आत्मा से ही प्यार कर लिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन यह बताओ वो प्रिया कहाँ है? मैंने पूछा। तुम जिस मिसेज मेहरा और मिस्टर मेहरा से मिलकर आई थी वही मेरी पत्नी और मेरे दोस्त हैं। क्या जानती हो, वो तुम्हें इतने कम पैसों में ये घर इसलिए रेंट पर दिए ताकि वो टेस्ट कर सके कि तुम्हें कुछ होता है क्या नहीं होता है, और वो इस घर में आकर रह सकते हैं कि नहीं। लेकिन अनु, मैं उनका कई सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन वो दोनों इस घर में आते ही नहीं हैं। मैंने कहा, मैं लेकर आऊँगी। लेकिन पर तुम कैसे लेकर आओगी? मैं यह विश्वास दिलाऊंगी कि मुझे इन 6 महीने में कुछ हुआ ही नहीं, मुझे किसी तरह का नेगेटिव एनर्जी नहीं दिखा। 6 महीना काफ़ी है विश्वास दिलाने के लिए। फिर पक्का मेरी बात पर भरोसा करके वह इस घर में आना चाहेंगे। मैंने मिसेज मेहरा और मिस्टर मेहरा को विश्वास दिला दिया कि उस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि लोग सोचते हैं और बोलते हैं, और घर भी बिल्कुल साफ सुथरा है। मुझे उस घर में किसी तरह का कोई भी निगेटिव और बुरी एनर्जी नहीं दिखाई दी है। वह दोनों इस बात पर भरोसा कर लिए और अपने घर को देखने के लिए आ गए। जब वे दोनों अपने घर में आए तो वही समय था, वही दिन था, वही तारीख थी और सामने रोशन था। वे सोच भी नहीं सकते थे कि आज उनके साथ क्या होने वाला है, और रोशन ने भी उन्हें वही दर्दनाक मौत दिया जो उन दोनों ने उसे दिया था। वहीं उसी जगह पर
उन दोनों को दफना भी दिया जहाँ एक बार उसे दफनाया गया था। रोशन का बदला पूरा हो गया और मैं अपने सौतेले बाप से मुक्त हो गई। हम दोनों आज भी उसी घर में साथ रहते हैं और लोग आज भी तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं रोशन के साथ, अपनी सेवियर के साथ बहुत खुश हूँ और सेफ भी।